बोलन सत्र में जुड़े सभी सुधी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। हम राम विद्यापीठ के माध्यम से संपूर्ण देश की शिक्षा भारतीय जीवन दृष्टि पर आधारित किस प्रकार से हो, इसका ही चिंतन कर रहे हैं। यह विषय पूरा पूरा परिवर्तन, रूपांतरण कैसे होगा, यह है। हमें समग्रता में इस विषय को देखना है। अभी ब्रिटिशों का भारत पर आक्रमण हुआ, नहीं, वो तो आक्रमण शस्त्रों से नहीं हुआ था, सैन्य लेकर नहीं आए थे। ब्रिटिशों का भारत में आगमन सैन्य लेकर नहीं, तो व्यापार करने के लिए हुआ था। पश्चिम के समुद्र किनारे से, पश्चिम के, हाँ, तब तो एक ही मार्ग समुद्री जहाज ही था, इसलिए पश्चिम के समुद्र किनारे से विभिन्न यूरोपीय देशों के व्यापारी कंपनियों का भारत में आगमन हुआ। तो वो आए तो थे व्यापार करने के लिए, और व्यापार भी एक बहाना था। वे आए थे भारत की समृद्धि का गुणगान सुनकर। भारत को देखा तो नहीं था उन्होंने, परंतु भारत की समृद्धि के बहुत गुणगान उन्होंने सुने थे। और पश्चिम का पूरा जो प्रजा समूह है, जिसमें यूरोप से लेकर अमेरिका तक के सभी देशों का समावेश होता है, वे सारे भौतिक समृद्धि से बहुत आकर्षित होते थे, वे बहुत लालायित होते थे। वे भी भौतिक रूप से भी अभावों में जीने वाले लोग थे। अब भारत तो समृद्धि की खान था, भारत की जितनी समृद्धि तो कहीं और नहीं थी, इसलिए उनको भारत की समृद्धि का आकर्षण था। उनका बस चले तो वह लूट कर वह समृद्धि ले ले, परंतु निमित्त तो उन्होंने, बहाना तो बनाया उन्होंने व्यापार का, और इसलिए व्यापारी कंपनियां भारत में आई। सैन्य नहीं आया, सरकार नहीं आई। इसको सीमाओं पर युद्ध करके भारत को जीतना था और अपना आधिपत्य स्थापित करना था, इसलिए नहीं आई। वो आए व्यापार करने के लिए, समृद्धि से आकर्षित होकर, और दूसरा बहुत बड़ा जो इसका आयाम था, वह था ईसाई मत का प्रचार करना। तो ये जो कंपनियां आने लगी एक के बाद एक, वे व्यापार के साथ साथ मत परिवर्तन करने का भी उद्देश्य लेकर आई, और इसलिए उनका प्रतिरोध करना ये भारत को सूझा ही नहीं। अगर सैन्य लेकर आते तो भारत प्रतिकार करता, प्रतिरोध करता और उनको सीमाओं से ही खदेड़ देता, परंतु ये ऐसे आए नहीं। व्यापारी बनकर आए, जहाज में बैठकर आए, विनम्रता और विनय का स्वांग करके आए, राजाओं के दरबारों में आश्रय प्राप्त करने के लिए आए, और उनको व्यापार करना था, कहीं भक्ति करने के लिए अपना चर्च बनाना था। तो ऐसा निवेदन किया। तो हमारा जो उदार मतवादी शासन था, किसी भी पंथ की स्वीकृति ही थी। अपने पंथ का, अपने भगवान का वो यदि अर्चन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उसमें क्या हानि है। इसलिए चर्च की स्थापना भी करने दी। वो दक्षिण भारत में, गोवा में, वहां से लेकर उत्तर में, फिर वहां से पूर्व समुद्र से बंगाल में आदि, उड़ीसा में आदि, सभी दक्षिण से उत्तर तक वे सब आए, तो व्यापारी कंपनी के रूप में छा गए, और धीरे धीरे वो व्यापार करने लगे। व्यापार करने के लिए उनको धीरे धीरे
शासन यदि अपने हाथ में आता है तो बहुत अधिक सुगमता होगी। इसलिए उन्होंने छोटे छोटे राज्यों पर आधिपत्य जमाने का प्रयास किया और उसमें धीरे धीरे यशस्वी भी होने लगे। ये कथा सारी शुरू हुई है 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी जो बहुत प्रसिद्ध है शिक्षा का पाश्चात्यकरण करने के मामले में और भारत पर आधिपत्य जमाने के मामले में, माने राजनीतिक आधिपत्य जमाने के मामले में, यह जो कुप्रसिद्ध है उसका आगमन 1600 में हुआ था। अब 1600 से लेकर आज हम 2026 में जी रहे हैं, तो ये 21वीं शताब्दी के 25 वर्ष बीते वे, पूरी 20वीं शताब्दी के 100 वर्ष, पूरी 19वीं शताब्दी के 100 वर्ष, पूरी 18वीं शताब्दी के 100 वर्ष, पूरी 17वीं शताब्दी। 1600 के बाद 17वीं शताब्दी शुरू हुई 1601 से, तो 17वीं शताब्दी 1701 से शुरू हुई वो 18वीं शताब्दी, 1801 से शुरू हुई वह 19वीं शताब्दी और 2001 से शुरू हुई वह 1801 से शुरू हुई वह 19वीं शताब्दी, 1901 से शुरू हुई वह 20वीं शताब्दी और 2001 से शुरू हुई वह 21वीं शताब्दी। इतना पूरा समझो 400 सवा 400 वर्षों का जो काल है वो एक रूपांतरण की प्रक्रिया है, भारत के रूपांतरण की प्रक्रिया है। और इस रूपांतरण के चरण क्या क्या है, घटक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आर्थिक पक्ष है। ब्रिटिश जैसे कहते हैं ना कि हर राष्ट्र का अपना अपना स्वभाव होता है, तो भारत का स्वभाव, भारत की चिट्ठी ये अध्यात्म निष्ठ धर्म केंद्री है और पूरे विश्व को कुटुंब मानकर सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति आत्मीयता और सबके प्रति कल्याण की भावना, ये भारत का स्वभाव है। वह धर्म केंद्रित जीवन रचना है। परंतु ये जो यूरोपीय राष्ट्र सारे हैं उनकी चिति भौतिकता प्रधान है, अर्थ केंद्रित जीवन रचना है। व्यापार उनका केंद्रवर्ती विषय है उनके स्वभाव का। अर्थ उनके जीवन का पूरा नियंत्रण और नियमन करता है। इसलिए धर्म केंद्रीय जीवन और अर्थ केंद्रीय जीवन रचना, दोनों प्रकार के राष्ट्रों में काम अर्थात उपभोग ये तो होता है। मनुष्य का मूल जो प्रेरक तत्व है वह काम तो है। काम की प्रेरणा से ही तो सृष्टि की रचना हुई है। परंतु भारत में काम धर्म के अविरोधी है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, श्री भगवान ने भगवद गीता में कहा कि मैं स्वयं काम हूं, परंतु कैसा? धर्म के अविरोधी काम। ऐसे काम पुरुषार्थ को हमने स्वीकृति दी है, परंतु काम की पूर्ति के लिए अर्थार्जन चाहिए और काम और अर्थ दोनों ही धर्म के सापेक्ष होने चाहिए, धर्म के अविरोधी होने चाहिए। ऐसी धर्म की वरीयता, धर्म सापेक्षता, इसी को कहते हैं धर्म केंद्री जीवन रचना। पश्चिम का काम की प्रेरणा से अर्थार्जन करना और अर्थ ही केंद्रवर्ती विषय है और धर्म भी उसका एक साधन है। इस प्रकार की अर्थ केंद्री जीवन रचना है। इस अर्थ केंद्री, काम प्रधान अर्थ केंद्री धर्म को एक साधन मानने वाली ऐसी जो जीवन दृष्टि है, उसका आक्रमण भारत पर शुरू हुआ 1600 में, सन 1600 में। इसको ऐसे देखना चाहिए। धीरे धीरे करके ये जो आक्रमण है वह कैसे बढ़ता गया, तो अभी व्यापार
तो व्यापार के संदर्भ में उन्होंने अर्थ केंद्रीय जीवन रचना से प्रेरित होकर अपना व्यापार बढ़ाने के लिए और भारत की समृद्धि को एकत्रित कर कर करके अपने वतन में ले जाने के लिए, ब्रिटिश कभी भारत के हुए नहीं, वे भारत की प्रजा नहीं थे, वे इस देश को भोग्य ही मानते थे और यहाँ की समृद्धि उनको स्वयं के उपभोग के लिए और अपने वतन में, अपने देश में ले जाने के लिए थी। ये लूट थी। इसको बढ़ाने का एक साधन व्यापार और उद्योग था। तो पहला जो चरण हुआ, पहला वो भारत के उद्योगों का नाश किया। भारत के उद्योगशील उद्यमशील लोगों को उन्होंने काम बेरोजगार बना दिया। उनके व्यापार धंधों का, उद्योगों का नाश हो गया। एक उसमें अत्याचार भी था, उसमें शोषण भी था, उसमें छल कपट भी था। हम उसके बहुत लंबे इतिहास में नहीं जाएंगे, परंतु ये उद्योगों का नाश होने के कारण से, व्यापार ब्रिटिशों ने अपने ही हाथ में ले लेने के कारण से, व्यापार और उद्योग दोनों ही नष्ट हो जाने के कारण से भारत में गरीबी का साम्राज्य शुरू हुआ। लोग भूखों मरने लगे, अकाल पड़ने लगे। और अकाल में जो भारत की व्यवस्था थी कि महाजन और राज्य लोगों को भूखों नहीं मरने देते थे, वो बदल गया। और ब्रिटिश राज्य को भारत के लोग भूखों मरे तो क्या तकलीफ है? भारत के लोग यदि बेरोजगार हो जाए तो क्या तकलीफ है? धीरे धीरे गुलामी आर्थिक गुलामी के रूप में आई। राजनीतिक गुलामी तो बाद में आई, पहले आर्थिक गुलामी आई, गरीबी आई, दारिद्र्य आया, शोषण आया, विवशता आई, लाचारी होने लगी, मारने का और मरने का अधिक होने लगा, प्रसार अधिक होने लगा। माने उद्योग करने वाले कारीगर आत्महत्या भी करने लगे। अपने अंगूठे काटने वाले बुनकरों की बात हम इतिहास में पढ़ते ही हैं कि बुनकरों ने अपने अंगूठे काट दिए दाहिने हाथ के, क्योंकि वे अत्याचार और शोषण नहीं सह सकते थे। तो ये आत्महत्या का एक स्वरूप था। आत्महत्या भी बढ़ने लगी। ब्रिटिशों के अत्याचारों के कारण से मरने वाले उद्यमी लोग भी होने लगे। तो पहली बात है ये आर्थिक परतंत्रता है, आर्थिक गुलामी है। उसके बाद इस व्यापार को और अधिक फैसिलिटेट करने के लिए, सुलभ बनाने के लिए राज्य पर आधिपत्य जमाना, और इसके लिए बेरोजगार हुए लोगों की पराधीनता, आर्थिक पराधीनता के बाद छोटे राज्यों में एक दूसरे के मित्र भेद, ऐसा पंचतंत्र में एक तंत्र है। क्या दो मित्रों में यदि बहुत आत्मीयता है तो एक को दूसरे के विरुद्ध चढ़ाकर, दूसरे को इसके विरुद्ध चढ़ाकर, दोनों को एक दूसरे के दुश्मन बना दो। ऐसी फूट डालो और राज करो, ये नीति उन्होंने अख्तियार की। फिर ब्रिटिश सैन्य भी उनकी मदद में आया। धर्मांतरण माने मत परिवर्तन करने वाले ईसाई भी प्रजा में थे। उनको कंपनी का रक्षण भी मिलता था और ब्रिटिश सरकार की ओर से उनको सुविधा भी मिलती थी। मिशनरीज भी साथ साथ में आते थे। सभी ब्रिटिश कंपनियों में, कारखानों में, व्यापार तंत्रों में मिशनरियों की नियुक्ति भी होती थी। और ईसाई मत सिखाओ और ईसाई बनाओ, ये भी साथ साथ में होता था। परंतु ईसाई बनाने के आयाम को उन्होंने लो प्रोफाइल रखा, उसको मुख्य नहीं रखा, व्यापार को ही मुख्य रखा। तो दूसरा चरण था राज्यों पर आधिपत्य जमाना। अब हम कहते हैं भारत में ब्रिटिश राज था, पूरे भारत में तो नहीं था ब्रिटिश राज। 1/3 आधा भारत
कदाच ब्रिटिशों के आधिपत्य में था। उसको ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। ब्रिटिश इंडिया नहीं था ऐसा भी भारत का बहुत बड़ा भूभाग था, और वहां भारत की पद्धति से लोग जीते थे। परंतु धीरे धीरे उद्योगों के नष्ट होने के बाद राजकीय आधिपत्य आया। अब राजकीय आधिपत्य, भारत में राजा का शासन धर्म और संस्कृति पर शासन नहीं करता था, नियंत्रण नहीं करता था। वह तो शिक्षकों के हाथ में था, वह धर्मगुरुओं के हाथ में था, वह ऋषियों के हाथ में था, वह संतों के हाथ में था। प्रजा पर सांस्कृतिक वर्चस्व, वैचारिक वर्चस्व, धार्मिक वर्चस्व, ज्ञाननिष्ठ वर्चस्व गुरुओं का, धर्माचार्यों का, ऋषियों का, संतों का, विद्वानों का था। देश की सारी नीतियां, अर्थ नीति हो, शिक्षा नीति हो, धर्म नीति हो, समाज नीति हो, कानून बनने हो, ये सारे के सारे गुरुकुलों में बनते थे, आश्रमों में बनते थे, धर्माचार्यों के पीठों में बनते थे। धर्म और ज्ञान एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाकर साथ मिलकर काम करते थे। वे समाज कैसे चलेगा इसकी नीतियां बनाते थे, राज्य उसको लागू करने की व्यवस्था थी। वहां कानून नहीं बनते थे। राज्य का मंत्री मंडल या मंत्री परिषद कानून नहीं बनाता था। उस समय भी सभा और समिति के नाम से लोकसभा राज्यसभा का उस समय का वर्जन, माने भारतीय वर्जन उस समय भी था, परंतु लोकसभा और राज्यसभा में कानून नहीं बनते थे। राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर करके कानून पारित नहीं करता था। ये धर्म केंद्रों में, ज्ञान केंद्रों में, संस्कृति के केंद्रों में बनता था, और राज्य की व्यवस्था उसको लागू करने की व्यवस्था थी। अब क्या हुआ, ब्रिटिश आधिपत्य में ये सारी सत्ता, कानून बनाने की, नीति निर्धारण करने की, कानून बनाने की, नियम बनाने की सत्ता भी राज्य के पास आई, और लागू करने की व्यवस्था भी राज्य के अधीन हुई। और उसके लिए जो संसाधन है, आर्थिक संसाधन है, वे भी राज्य के आधिपत्य में आए। तो राजकीय आधिपत्य पहला था, आर्थिक आधिपत्य, उसके परिणाम स्वरूप भारत की आर्थिक परतंत्रता। दूसरी थी राजकीय परतंत्रता। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि 17वीं शताब्दी में बहुत कुछ नहीं हुआ, परंतु 18वीं शताब्दी में, माने 17वीं शताब्दी में मुगल और भारतीय इन दोनों के बीच का संघर्ष था। और धीरे धीरे शिवाजी महाराज का हिंदवी साम्राज्य, वो भी 17वीं शताब्दी की ही बात है। उस समय तो ब्रिटिश व्यापारियों की स्थिति एकदम, हम देखते हैं शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का चित्र, उसमें अंग्रेज व्यापारी और अंग्रेज की सत्ता के प्रतिनिधि बिल्कुल विनम्र बनकर भेंट करने के लिए, भेंट देने के लिए आए हैं, ऐसा चित्र हम देखते हैं। तो ब्रिटिशों को भारत ने अभी भी अधिष्ठाता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, परंतु धीरे धीरे वो होता गया राजकीय आधिपत्य। 18वीं शताब्दी ब्रिटिशों के राजकीय आधिपत्य की शताब्दी है। शिवाजी महाराज के जाने के बाद 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मराठा साम्राज्य भी ब्रिटिशों के पास गया, मुगल साम्राज्य भी ब्रिटिशों के पास गया। जितने भी राज्य थे उनके ऊपर ब्रिटिशों का राजकीय आधिपत्य हुआ। तो पहला आर्थिक, बाद में राजकीय, और उसके बाद धर्म, संस्कृति, ज्ञान, इसके क्षेत्रों की बारी आई। धीरे धीरे करके ये विचार तो हो ही रहा था। कहाँ विचार हो रहा था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में, माने इंग्लैंड में, और फिर यहाँ के उनके प्रतिनिधियों में। अभी ब्रिटिश सरकार का शासन भारत में नहीं है, कंपनी सरकार का शासन है, और इसलिए राजकीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के आंदोलन तो उस समय भी हो रहे थे। गोहत्या विरोधी आंदोलन हो ही रहा था।
तो फिर पूरी 18वीं शताब्दी उनके आधिपत्य के बाद 19वीं शताब्दी उसका प्रतिरोध करने के विभिन्न प्रकार के आंदोलनों का इतिहास भी है। गोहत्या विरोधी आंदोलन 1810 से 1822 तक चला, और धर्म के लिए भी आंदोलन चले। स्वतंत्रता प्राप्ति का आंदोलन अभी शुरू नहीं हुआ है। सांस्कृतिक प्रकार के आंदोलन तो थे, परंतु ब्रिटिश आधिपत्य जो हुआ तो वो पूरी 18वीं शताब्दी तो उसमें गई। 19वीं शताब्दी में राजकीय आधिपत्य समाप्त करने के आंदोलन भी शुरू हुए। और 19वीं शताब्दी में फिर हमारे सिखों का विरोध हुआ, आर्य समाजिस्टों का गोहत्या विरोधी विरोध आंदोलन हुआ, और धीरे धीरे फिर स्वतंत्रता आंदोलन के भी क्रांतिकारियों का भी विद्रोह शुरू हुआ। मैंने उसके सामने अब हमको स्वतंत्र होना है, ऐसे शुरू हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, और 1857 में बहुत प्रसिद्ध ऐसा भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम, जिसको ब्रिटिशों ने सिपाहियों का म्यूटिनी, विद्रोह ऐसा कहा, विप्लव कहा। प्रजा ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया है, ऐसा ब्रिटिश सरकार ने, माने कंपनी सरकार ने नामकरण किया, परंतु हमारे लिए वह देश का महान प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम था, स्वतंत्रता का आंदोलन था। वह पूरे देश में चला, पूरे देश में, परंतु दुर्योग से, माने भारत का दुर्भाग्य था कि उसमें हम पराजित हुए। और 1858 से सीधा सीधा ब्रिटिश राज्य यहाँ आया कंपनी सरकार से। उस स्वतंत्रता आंदोलन से ब्रिटिश सरकार इतनी घबरा गई थी कि कंपनी सरकार से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में भारत का शासन लिया, और 1858 से यहाँ क्वीन विक्टोरिया का शासन हुआ, और हम सब ब्रिटिश नागरिक बन गए। ये तो राजकीय आधिपत्य पूर्ण रूप से स्थापित हो गया, परंतु राजकीय आधिपत्य से मुक्ति का आंदोलन भी तभी से शुरू हुआ। अब उसका कल्मिनेशन, उसका आते आते 1947 में हम राजकीय आधिपत्य से मुक्त हुए। परंतु 17वीं शताब्दी से ही जिस प्रकार से ईसाई मत प्रचार शुरू हुआ था, उसी प्रकार से ईसाई मत की शिक्षा भी शुरू हुई। और वो फिर जो मत परिवर्तन करते थे उनके लिए कल कारखाने थे, उसमें काम करने वाले कारीगरों के बच्चों के लिए, जो सरकारी कामकाज में नौकरी करते थे उनके बच्चों के लिए, ऐसा करके करके धीरे धीरे शिक्षा का भी प्रारंभ हुआ। ये ठेठ 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ है। 18वीं शताब्दी में वह देश भर में प्रसारित होने लगा। अंग्रेजी भाषा, ईसाई थियोलॉजी, माने ईसाई जीवन दृष्टि, ईसाई विचारधारा, ईसाई जीवन व्यवहार, जीवन शैली, और भौतिकवादी जीवन दृष्टि, अर्थ केंद्री जीवन दृष्टि, ये सारा पढ़ाया जाने लगा। और दो बातें एक साथ हुई। एक तो भारतीय शास्त्रों की उपेक्षा, भारतीय शास्त्र ग्रंथों की अवहेलना, भारतीय ज्ञान की और भारतीय संस्कृति की, भारतीय रीति रिवाजों की निंदा, उनको बंद करना, उनके ऊपर प्रतिबंध, ये सारा एक तरफ हुआ। दूसरी तरफ ईसाई मत का वर्चस्व, ईसाई माने यूरोपीय जीवन शैली का आधिपत्य, उसका प्रचार, और इसमें जो मानसिकता जो बनी वह भारत में हीनता बोध का साम्राज्य शुरू हुआ। भारतीय मानस में
ये भारतीय मानस पर प्रहार था, भारतीय ज्ञान पर तो प्रहार था ही। भारतीय व्यवस्था तो उन्होंने पहले ही नष्ट कर दी थी, उद्योग व्यवस्था, राज्य व्यवस्था तो पहले ही नष्ट कर दी, कानून बदल दिए, सब कुछ हो गया। 1860 में इंडियन पीनल कोड आया, तो कानून व्यवस्था सारी बदल गई, राज्य चलाने के सारे नियम बदल गए, पॉलिसीज बदल गई, कितने ही आयोग आए, और धीरे धीरे ईसाई जीवन दृष्टि, ईसाई थियोलॉजी, और साथ में यूरोपीय जीवन शैली और ज्ञान माने सिद्धांत, उस जीवन दृष्टि के अनुसार समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, धर्मशास्त्र, राज्य शास्त्र आदि सारे शास्त्र भी सिखाए जाने लगे। और इसके लिए प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और इनकी संख्या बढ़ने लगी। तो दोनों बातें एक साथ हुई, भारतीय विद्यालयों का नाश, भारतीय ज्ञान की उपेक्षा, भारतीय व्यवस्था के का रिप्लेसमेंट और विद्यालयों की स्थापना, ये पूर्ण रूप से ब्रिटिश यूरोपीय ज्ञान देने वाले विद्यालय थे, उनको सपोर्ट सिस्टम सरकार की थी। भारत में जो समाज पोषित शिक्षा व्यवस्था थी, उसके स्थान पर सरकार पोषित शिक्षा व्यवस्था आई। और ये पोषण किस लिए है? ये पोषण है नियंत्रण बढ़ाने के लिए, जो पैसा देता है वही नियंत्रण करता है। यह अर्थ केंद्रीय जीवन रचना का सूत्र है, नियम है। तो पैसे सरकार देगी तो फिर सरकारी नियंत्रण रहेगा, सरकारी नियमन रहेगा, सरकार ही कानून बनाएगी, सरकार ही पाठ्यक्रमों का भी नियंत्रण करेगी। पाठ्यक्रमों का नियंत्रण करने के लिए ईसाई मत तो है ही, और भारत और यूरोपीय शास्त्र तो है ही। साथ में 19वीं शताब्दी में और दो बातें हुई, ये यूरोप में घटित हुए। एक, वैज्ञानिक भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नए नए आविष्कार और नए यंत्रों, भाप की ऊर्जा पर चलने वाले, बिजली की ऊर्जा पर चलने वाले, अभी पेट्रोल नहीं आया है, चलने वाले यंत्रों का आविष्कार हुआ और उद्योगों की पद्धति ही बदल गई। भारत में ये यंत्र आए, ये ऊर्जा भी आई, और भारत में उद्योगों का जो ब्रिटिशों के अधीन था उसका भी स्वरूप बदल गया। ऊर्जा और यंत्र ये आए, तो इसको कहते हैं भौतिक विज्ञान, और उसका अप्लाइड पक्ष है इंजीनियरिंग। ये दोनों यूरोप में शुरू हुए, भारत में आए क्योंकि यहाँ ब्रिटिश शासन था। साथ में प्रोटेस्टेंटिज्म, चर्च का साम्राज्य था, उसके सामने विद्रोह हुआ और प्रोटेस्टेंट पंथ भी आया, उसका कम्युनिज्म के साथ मेल था। तो भौतिक विज्ञान, उसके आविष्कार, कम्युनिज्म का उदय और प्रोटेस्टेंटिज्म का उदय, ये उसके कारण से जीवन की शैली ही बदल गई। अब ईसाई मत ये प्रधान नहीं रहा, बल्कि जो स्वतंत्रता के नाम पर स्वैराचार था, उसकी समाज व्यवस्था को छोड़ने का, त्यागने का और उसके सामने विरोध करने का जो मत था, उसमें से स्त्री मुक्ति, स्त्री की स्वतंत्रता, स्त्री पुरुष समानता, स्त्री के अधिकार, ये भी आया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के आधार पर कुटुंब रचना ये भी बनी। भारतीय वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था आदि सब का बहिष्कार, इसकी निंदा, आलोचना ये भी होने लगी और वह भी भारत में आया। और आज इसको स्वैराचार बोलते हैं, जातियों के वर्गों के बीच में विरोध,
ये वर्ग विरोध हुआ, शुरू हुआ, तो फिर उसका उसका परिणाम वर्णाश्रम व्यवस्था पर हुआ। और हम वर्णों को हीन दृष्टि से देखने लगे, जाति को हीन दृष्टि से देखने लगे, आश्रम व्यवस्था के संयम नियम को वो वोकिज्म, कम्युनिज्म के आधार पर, कम्युनिज्म से प्रभावित होकर छोड़ने लगे, नियमन छोड़ने लगे, स्वैराचार बढ़ने लगा, उसको स्वतंत्रता कहने लगे। स्त्रियों को इस प्रकार से पुरुषों से हीन मानकर वो भोग्या माना जाता था। उसका विरोध करने के लिए स्त्रियों से संबंधित जितने भी आंदोलन थे वे भी वहां जन्मे और यहाँ आ गए, और ब्रिटिशों ने भारतीय समाज व्यवस्था को तोड़ा। जैसे पहले आर्थिक अर्थव्यवस्था को तोड़ा था, फिर भारत राज्य व्यवस्था को अधीन बना लिया, उसी प्रकार से समाज व्यवस्था को भी तोड़ दिया, पूर्ण रूप से तोड़ दिया। और इन सब का कल्मिनेशन था ब्रिटिश शिक्षा, ब्रिटिश विचारधारा की शिक्षा, ब्रिटिश अर्थ केंद्री काम प्रधान जीवन रचना के सूत्रों का सिद्धांत के रूप में स्वीकार करके यूरोपीय शास्त्रों की शिक्षा, यूरोपीय जीवन शैली की शिक्षा और उसकी प्रतिष्ठा, ऐसे शिक्षा व्यवस्था का भी रूपांतरण हो गया। और यूरोपीय अर्थव्यवस्था, यूरोपीय राज्य व्यवस्था, यूरोपीय समाज व्यवस्था को सिखाने वाली, उसको ही पोषित करने वाली, उसको ही प्रतिष्ठित करने वाली शिक्षा व्यवस्था शुरू हुई। यह कार्य भी साथ में चलता रहा है, व्यवस्थित होने लगा विभिन्न आयोगों के माध्यम से, विभिन्न कानूनों के माध्यम से, व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से। ज्ञान क्षेत्र, धर्म क्षेत्र ये गौण हो गए, उपेक्षित हो गए और सरकार के नियंत्रण में ये चलने लगे। ऐसे शिक्षा व्यवस्था का पूर्ण रूपांतरण होने का जो काल है वह 20वीं शताब्दी है। 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, ये काल है। ऐसा करके वो इतनी अब ये चारों व्यवस्थाएं इतनी रूढ़ हो गई, शिक्षा व्यवस्था ने बाकी तीनों को जस्टिफाई कर दिया। पीढ़ियों में वो ज्ञान उतरने लगा, भारतीय ज्ञान की विस्मृति और पाश्चात्य ज्ञान की प्रतिष्ठा, ये दोनों बातें साथ साथ में होने लगी। और 20वीं शताब्दी आते आते वे दृढ़ मूल हो गई। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इसके विरोध में, माने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही इसके विरुद्ध भी आंदोलन तो हुए, उसको राष्ट्रीय शिक्षा का आंदोलन गया, तो ये आंदोलन तो हुए। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भी हुए। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ऐसे शिक्षा संस्थाओं की स्थापना भी हुई, और महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा पद्धति, स्वामी विवेकानंद की भारतीय शिक्षा, श्री अरविंद का भारतीय शिक्षा दर्शन, कलकत्ता में नेशनल कॉलेज की स्थापना, रविंद्रनाथ का शांति निकेतन, महर्षि दयानंद सरस्वती का डीएवी स्कूल्स और गुरुकुलों की स्थापना, ये सारा होने तो लगा, परंतु ये जो राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समाज व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था, इन चारों बातों का यूरोपीय पद्धति से दृढ़ीकरण होने के कारण से ये सफल नहीं हुए। साथ में इसका मुख्य उद्देश्य तो राजकीय स्वातंत्र्य प्राप्त करने का था, इसलिए उसके प्रति बहुत अधिक शक्ति भी नहीं लगी। और ऐसे 1947 में हम राजकीय दृष्टि से स्वाधीन हुए, परंतु राजनीति ही केंद्रवर्ती विषय बन गया, राजकीय व्यवस्था ही केंद्रवर्ती विषय बना। जो लागू करने की व्यवस्था थी
वह नियमन और नियंत्रण करने की व्यवस्था बन गई। और अर्थव्यवस्था भी सरकार के अधीन, शिक्षा व्यवस्था भी सरकार के अधीन, और समाज को चलाने वाली कानून व्यवस्था भी सरकार के अधीन, और समाज को सुमार्ग पर चलाने वाली धर्म व्यवस्था और ज्ञान व्यवस्था की पूर्ण उपेक्षा, पूर्ण विस्मृति। इस कारण से टेक्निकली राज्य व्यवस्था की दृष्टि से हम स्वाधीन हो गए, परंतु आईपीसी वही की वही रही, संविधान उसी के प्रकाश में बना, का पद्धति डेमोक्रेसी आ गई। वो क्या था? वो तो भारतीय राज्य व्यवस्था नहीं है। परंतु आज भी हमारे मनों में, हमारी बुद्धि में डेमोक्रेसी इज द बेस्ट गवर्निंग सिस्टम, ऐसा तो बैठा हुआ है। तो हम टेक्निकली स्वाधीन हो गए, परंतु जीवन की रचना को मार्गदर्शन देने वाली सारी व्यवस्थाएं, समृद्धि का केंद्र है ऐसी अर्थव्यवस्था, ज्ञान का केंद्र है ऐसी यूनिवर्सिटी व्यवस्था, संस्कार और संस्कृति का केंद्र है ऐसी कुटुंब व्यवस्था और समाज व्यवस्था, ये तो पूर्ण रूप से अभी भी यूरोपीय रही। और शिक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण से ज्ञान और धर्म अधिष्ठाता के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में नहीं रहे, और अभी भी भारत में राज्य व्यवस्था और राजनीति ही संपूर्ण देश को चलाने वाली व्यवस्था बनी हुई है। स्वाधीनता प्राप्ति के 75 वर्षों के बाद भी यह हमारी स्वतंत्रता का संग्राम है, ऐसा हमें लगता नहीं है। आधुनिकता ये है, ये आधुनिक है इसलिए स्पृहणीय है, ऐसा ही हमें लगता है। हमें समन्वय करना चाहिए पूर्व और पश्चिम में, ऐसा ही हमें लगता है। और अब तो विश्व संस्कृति आ गई, वैश्विकता की बात करो, क्या एक देश में सीमित होकर रहते हो, ऐसे भी बात करने लगे, और हम पूर्ण रूप से पाश्चात्य मुखापेक्षी ऐसा ही जीवन जी रहे हैं। इसको पुनः भारतीय बनाने के लिए धर्म और धर्मानुसारिणी ज्ञान व्यवस्था, यही मुख्य बात है। इनको स्वतंत्र करना ये मुख्य बात है। अब जो पराधीनता के क्रम में अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, समाज व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था, ऐसा क्रम था। स्वाधीनता संग्राम के लिए, स्वतंत्रता की युद्ध जीतने के लिए धर्म और शिक्षा ये दोनों ही जहां है, ऐसा क्रम पहला होगा। उसके माध्यम से समाज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था और अंत में राज्य व्यवस्था, ऐसा क्रम होगा। और इसलिए जब हमें भारतीय शिक्षा की प्रतिष्ठा करनी है और उसका केंद्र राम विद्यापीठ को बनाना है, तब देश का शिक्षा विभाग कहाँ होगा, कैसा होगा, वह कैसे काम करेगा और क्या उसके सोपान होंगे, चरण होंगे, इसका विचार करना होगा। राम विद्यापीठ ये आज की देश में जो 1600 यूनिवर्सिटीज हैं, उसके प्रकार की एक यूनिवर्सिटी नहीं है। राम विद्यापीठ को हम देश का शिक्षा विभाग कह सकते हैं। उस शिक्षा विभाग का आधार भारतीय ज्ञान है और उसके साथ धर्म का सहयोग है। धर्म और ज्ञान, इसका केंद्र राम विद्यापीठ है और उसके संचालन में पूरा राष्ट्र जीवन चलेगा, ऐसी इसकी योजना बननी चाहिए। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कॉरपोरेट सेक्टर का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कायदे कानून, न्याय व्यवस्था, दंड व्यवस्था, इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम इसको ठीक करना चाहते हैं। इसको ठीक करना माने क्या? भारतीय बनाना चाहते हैं। वह यूरोपीय है, अभी वोकिज्म है, कम्युनिस्ट है, वो स्वैर है,
काम प्रधान है, अर्थार्जन काम पूर्ति के लिए करना चाहता है और सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, उससे पहले ज्ञान को मुक्त करना और बाद में मुक्त विद्या संपूर्ण समाज को उसके सभी आयामों में मुक्त करेगा। ऐसा राम विद्यापीठ का स्वरूप हमें विकसित करना है। हमारा सूत्र है ना, सा विद्या या विमुक्तये, मुक्ति के लिए ही विद्या होती है। अभी तो विद्या को ही मुक्त करने की आवश्यकता है, इसलिए राम विद्यापीठ पहले चरण में विद्या को मुक्त करेगा, मुक्त विद्या अपनी प्रतिष्ठा करेगी और बाद में संपूर्ण राष्ट्र जीवन को मुक्ति का मार्ग दिखाएगा और मुक्त बनाएगा। ऐसी हमारी राम विद्यापीठ की संकल्पना है। समय हो गया है, अभी मैं विषय को यहाँ विराम दे रही हूँ। प्रश्नों के लिए सत्र खुला है। ऐसे बहुत जिज्ञासाएं होती नहीं है, ऐसा पूर्व सत्रों का अनुभव तो है, तब भी श्रोताओं का आदर करके प्रश्नों के लिए, जिज्ञासाओं के लिए अभी शेष समय है। मैं रुकती हूँ। नमस्कार जी ताई। जैसा कि ताई ने कहा, किसी का प्रश्न, कोई जिज्ञासा या प्रतिभाव हो तो आप बात रख सकते हैं। नमस्ते ताई जी, आपने जो आज कहा कि डेमोक्रेसी हमें बहुत अच्छी लगती है, इस पे मैं बस कुछ बोलना चाहती हूँ कि सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने चाइना और इंडिया का एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने कहा इंडिया में इतना टैलेंट है, इतने क्रिएटिव लोग हैं, न्यू जनरेशन है, और चाइना और इंडिया ने एक साथ ही शुरू किया था, बट आज चाइना कहाँ पहुंचा है और इंडिया कहाँ पहुंचा है। तो उन्होंने कहा इट इज वेरी सैड कि इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसी में प्रॉब्लम है। अरे मुझे लगता है उनके अभिप्रायों पर नहीं जाना चाहिए। हम चाइना को समझें, भारत को समझें, वो भारत की पद्धति से समझें, चीन की पद्धति से समझें। अभी कहाँ पहुंचा है? अमेरिका के रास्ते पर बहुत आगे पहुंचा है। यही चाइना की प्रगति है ना। मूल में चीन और भारत दोनों ही एक ही प्रकार के धर्म और संस्कृति और ज्ञान के अधिष्ठान पर खड़े ऐसे देश हैं। दोनों ही प्राचीन हैं। चीन में भगवान गौतम बुद्ध गए थे, चीन में ताओ धर्म था, चीन में कन्फ्यूशियस थे, महात्मा थे, और चीन में भारत के जैसी ही संस्कृति थी। चीन ने त्याग कर दिया, पहले वो कम्युनिस्ट बन गया, अब कम्युनिस्ट चीन अमेरिकन चीन बन रहा है। ये क्या आगे बढ़ा क्या? ये तो उल्टे मार्ग पर आगे बढ़ा है। अच्छा है हम चीन से पीछे हैं। तो कौन क्या कहता है, इसको जरा खुली बुद्धि से, ओपन इंटेलेक्ट से देखना चाहिए कि आगे बढ़ा है का मतलब क्या है। भारत भी वेदों का, उपनिषदों का, रामायण महाभारत का देश है। यही संस्कृति चीन में भी थी, लेकिन चीन ने उसका त्याग कर दिया। हमको त्याग करना पड़ा, हमें उसके लिए बाध्य किया गया, हमने उसको छोड़ा नहीं है। अभी भी देखिए 50 वर्षों में चीन पुनः अपने असल रूप में आ जाएगा। तो जरा हम प्रश्न भी, उनके कथन का भी जरा ठीक से विश्लेषण करें। जी धन्यवाद ताई जी। एक्चुअली इतने डिटेल में पता नहीं होता जब तक आपसे सुनते नहीं है। जी जी। और दूसरा ताई जी, आजकल असेंबली में जो अभद्र लैंग्वेज का उपयोग करते हैं सीएम, तो इसके ऊपर हमें मुझे मतलब ऐसा लगता है कि बचपन से भी हमें सिखाना चाहिए कि आप अगर किसी पोजीशन तो हम अपने बच्चों को ऐसे विद्यालयों में भेजें ना जहां अभद्र भाषा न सिखाई जाए या संस्कारी भाषा सिखाई जाए। हम तो अंग्रेजी माध्यम में भेजने के लिए लालायित हैं। फिर क्या होगा? ऐसे ही सांसद मिलेंगे ना, जो भारत की यूनिवर्सिटियों में यदि ऐसी ही शिक्षा होगी तो ऐसे ही, वो तो हमारे प्रतिनिधि हैं सांसद, हमने ही चुनकर भेजा है ना।
वो तो है। तो फिर मत किसने दिए थे? हमने ही तो दिए थे। अब मैं जी, क्या बोलूं? कुछ नहीं, क्या बोला? धन्यवाद। चिंता चिंता करो, चिंतन करो, और हो सकता है तो परिवर्तन करो। जी। जी। जी, संतोष जी, आप बात रख सकते हैं। जी जी, नमस्ते ताई, नमस्ते सभी जी। को। ताई, मेरा सवाल है कि जो पारंपरिक ज्ञान है, जैसे कि कुम्हार के पास, लोहार के पास, या फिर और जो भी पारंपरिक ज्ञानें हैं, तो उसको जो नष्ट अभी अभी अंतिम सांसें ले रही है, तो उसको हम बचाने के लिए उसका क्या कर सकते हैं? मतलब जैसे उन्होंने मुझे जो तो समझ में आता है कि बच्चे को इन सब चीजों से जोड़ना है। जी ताई। लेकिन उनको खरीदने वाले जी मिलेंगे ताई। तभी तो वो टिकेंगे। तो आप शुरू करो कि आप बुनकरों ने बुने हुए वस्त्र ही परिधान करेंगे, आप कुम्हारों ने बनाए हुए कुल्हड़ का ही प्रयोग करेंगे, बर्तनों का प्रयोग करेंगे, आप मोची ने बनाए हुए जूतों का ही प्रयोग करेंगे, आप कच्ची घानी में निकले तेल का ही उपयोग वही खाएंगे। कारखानों के, मिलों के कपड़े, तेल, अनाज आदि सब नहीं जी ताई। खाएंगे। वो तो करने से होता है। शुरू करो और आपके जैसे जी 10 लोगों को ऐसा करने को बोलो, तभी कुमार और मोची और पारंपरिक ज्ञान बचेगा। खरीदने वाले कोई नहीं तो कैसे बचेगा? और हम उनको कॉरपोरेट सेक्टर की और ऐसे उद्योगों की कंपटीशन में डाल देते हैं। अभी हम अपने उपभोग की बात आती है तब तो हाथ ये करके खड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं, आज के जमाने में अभी बैंक में और कॉरपोरेट सेक्टर में सूट पहनकर नहीं गए तो कौन नौकरी देगा? यही अगर हमारी चिंता होगी तो क्या होगा फिर? जी। जी ताई। जी, आशा जी, आप बात रख सकती हैं। प्रणाम ताई जी, नमस्ते जी। सभी को। ताई जी, हम आपसे समक्ष श्रोता नहीं है, बच्चे ही है, जैसे विद्यार्थी को समझो। तो एक बच्चे जैसा ही प्रश्न है कि ऐसा क्या हुआ कि कि अंग्रेजों ने जब वो बहुत ही विनम्र होकर अनुमति लेकर राजाओं की फिर हमारे ये भारत में प्रवेश किया, तो उस समय उसकी जो अंदर की जो दानत थी, तो उसको क्यों राजा नहीं समझ पाए? तो धीरे हाँ धीरे हाँ, बिल्कुल कूटनीति थी सही। उनकी, हाँ, तो फिर ये उसका फिर वहीं ये से क्यों रुका नहीं, वहां से फिर जी, इतना क्यों जी, फैला, जी, ऐसा क्या हाँ, कारण जी। है? यह एक बहुत बड़ा विषय है जिसका हमें पृथक्करण करके, विश्लेषण करके अध्ययन करना चाहिए। जब ये आए और उन्होंने कुटिल नीति का प्रयोग किया, शोषण का प्रयोग किया, अत्याचारों का प्रयोग किया, तो हमारी प्रजा क्या कर रही थी? हमारे विद्वान क्या कर रहे थे? हमारे गुरुकुलों के कुलपति क्या कर रहे थे? हमारे मंत्री परिषद के सदस्य सारे, माने राजाओं के अमात्य थे, वे तो पढ़े लिखे थे, वे क्या कर रहे थे? हमारे राजा तो क्षत्रिय थे, शूरवीर पराक्रमी थे, वे क्या कर रहे थे? माने संपूर्ण भारतीय समाज उसके विभिन्न घटकों के माध्यम से प्रतिरोध क्यों नहीं कर सका, प्रतिकार क्यों नहीं कर सका और पराजित क्यों हो गया? ये 300-400 वर्षों का भारत का इतिहास अध्ययन करने योग्य है। और जो सुन रहे हैं उनमें से यदि कोई इसको विषय बनाता है कि ऐसी बौद्धिक, मानसिक, व्यावहारिक प्रक्रियाएं क्या हुई कि जिस कारण से इतना श्रेष्ठ संस्कृति वाला देश, इतना ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी देश 300 वर्षों में पराजित हो गया, पराधीन हो गया, और आज भी अपने पराधीनता को छोड़ना नहीं चाहता है। ये क्या है? तो ये वास्तव में बहुत बड़ा अध्ययन का क्षेत्र है। हम लोगों में से किसी किन्हीं किन्हीं लोगों ने इसका ही अध्ययन करना चाहिए। ये अध्ययन आज यूरोपीय लोगों ने किया हुआ है, हम लोगों को करना चाहिए।
और उस समय के जो साहित्य है, उस समय के डॉक्यूमेंटेशन है, उस समय के जो राजकीय राज दरबारों के खरीदे हैं, उन सब का अध्ययन हमको करना चाहिए और प्रक्रियाओं को जानना समझना चाहिए। इसलिए मैं 2-4 वाक्यों में तो इसका उत्तर नहीं दे सकती, परंतु हमें इसका उत्तर बहुत सारी, जैसे आपने प्रश्न पूछा, ऐसा बहुत सारे सभाओं में, सेमिनारों में ये प्रश्न पूछा ही जाता है कि हम इतने महान थे तो फिर हम पराजित क्यों हुए और पराधीन रहे क्यों? इसका उत्तर दो। इसके उत्तर ढूंढने का प्रयास भी नहीं किया जा रहा है, वो भी ऊपर ऊपर का, नहीं उस समय तो ऐसा था। आजकल क्या हुआ है विमर्श में, हमको पराधीन करने वाले, पराजित करने वाले हमारे शत्रु, वो कितने होशियार थे, कितने बुद्धिमान थे, कितने बलवान थे, कितने षड्यंत्र करने वाले थे, ऐसा गुणगान ही किया जाता है। और उसके परिणाम कितने खराब हुए और हम कितने नष्ट हो गए, हमारे उद्योग धंधे कैसे नष्ट हो गए, इसका ही वर्णन किया जाता है। माने समस्या का निरूपण, उसके कारणों और परिणामों का विश्लेषण, बस यहाँ आकर विषय पूर्ण हो जाता है। आज भी हमारा ऐसा ही हुआ है, परंतु हमारे राम विद्यापीठ के सभी सत्र इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए ही हैं, और केवल उत्तर जानना नहीं, उसका विकल्प स्थापित करने के लिए हैं। तो ये जो स्थापित करना है और उत्तर ढूंढना है, विश्लेषण उसके लिए जो करना है, वो एक बड़ा करणीय कार्य है। और हमारी 90% सारी बौद्धिक, मानसिक और व्यावहारिक आर्थिक शक्ति उत्तरों के लिए होनी चाहिए, शत्रुओं का गुणगान करने के लिए नहीं। यही अभी तो मेरा उत्तर रहेगा। जी ताई जी। जी जी ताई जी, आपने जो अभी कहा है उसका प्रारंभ कहाँ से किया जाए? इसका प्रारंभ हमने कर ही दिया है 2004 में। और हमारे जो चरण हैं, इस देश के इस विषय की चिंता करने वाले और चिंतन करने की क्षमता रखने वाले विद्वत जनों का ध्रुवीकरण करो। तो पहला हमारा सोपान वही था, पहला तप वही था, देश के विद्वत जनों का राष्ट्रीय शिक्षा के मुद्दे पर ध्रुवीकरण करो। बाद में अनुसंधान करो, हमारे प्राचीन ग्रंथों के, शास्त्रों की पुनः प्रस्तुति करो, युगानुकूल पुनः प्रस्तुति करो। उसके बाद जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के पाठ्यक्रमों का, पाठ योजनाओं का, शिक्षा योजनाओं का प्रारंभ करो। नए पाठ्यक्रम बनाओ, उनको सिखाने का भी प्रारंभ करो। कुटुंब शिक्षा उसी का एक हिस्सा है, लोक शिक्षा उसी का एक हिस्सा है, विद्यालयीन शिक्षा उसी का एक हिस्सा है। तो ये सब करो तो आपको तो पता है, आप इसके एक घटक ही हैं कि हम ये सब कर रहे हैं। उनका प्रारंभ सभी मोर्चों पर होगा, सभी मोर्चों पर, लेकिन उसमें भी पहला है हमारी दृष्टि साफ करो, समझो जरा, और समझने के बाद कार्य योजना बनाओ, और योजना बनाने के बाद उसके ऊपर अमल करना शुरू करो। पुनरुत्थान विद्यापीठ ने ये तीनों बातें एक साथ शुरू की हैं, ये आप जानते हैं। हमने शास्त्र ग्रंथों का पुनः प्रस्तुतिकरण भी करना प्रारंभ किया है, ग्रंथ निर्माण भी हुआ है, पाठ्यक्रमों का निर्माण भी हुआ है, उसके आधार पर विद्यालय चलते भी हैं। जन्म से लेकर भारतीय जीवन दृष्टि पर आधारित शिक्षा का प्रारंभ भी हुआ है। लोक शिक्षा, लोकमत परिष्कार का भी प्रयास हम कर रहे हैं, और गुरुकुलों की स्थापना करने की दिशा में भी हम चिंतन कर रहे हैं, और गुरुकुल का स्वरूप भी स्पष्ट कर रहे हैं। हम दीर्घ काल की, माने 300 वर्षों की तुलना में तो 60 वर्ष कुछ भी नहीं है, फिर भी हमने 60 वर्षों की योजना बनाकर कार्य शुरू किया है।
तो इसमें जुड़ जाओ और इसमें जो जो भी कर सकते हैं वह करो। तो मेरा तो आज निवेदन ये भी रहेगा कि केवल श्रवण भक्ति मत करो, कृति भक्ति भी करो। हम इस देश के वासी हैं, हम भारतीय हैं, तो भारतीय धर्म संस्कृति और भारत राष्ट्र की सेवा करना हमारा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, यही हमारा धर्म है। जी 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 ताई, अभी समय भी हुआ है, लेकिन लक्ष्मीकांत जी आप जी प्रश्न पूछ सकते हैं। अब मैं ये बात रखना चाहता हूँ, असल जी में मुझे ऐसा लगता है कि भौतिक सुधारों ने भारतीयों को उस वक्त आकर्षित किया था, और हाँ और अभी भी हमारी नई पीढ़ी भौतिक आकर्षण की तरफ हाँ आकर्षित है। तो इसके बारे में हमें सोचना ही पड़ेगा। हाँ, वही तो पाश्चात्यकरण है। काम उनकी मूल प्रेरणा है और उसके लिए अर्थ प्राप्त करना ये उनका पुरुषार्थ है। धर्म भी उसमें एक साधन है। यही तो पश्चिम का जीवन व्यवहार और जीवन दृष्टि है। तो हम कहते हैं ना कि भारतीय हृदय और पाश्चात्य बुद्धि, उसके आधार पर बनी हुई व्यवस्थाओं के अंतर्गत हम जी रहे हैं। अब करो इसका उपाय। हृदय भारतीय है तो बुद्धि भी भारतीय होनी चाहिए, तो फिर व्यवस्थाएं भी भारतीय बनेंगी, तो शैली भी भारतीय होगी। इस क्रम में तो जाने के अलावा और कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। नान्यः पंथः विद्यते अयनाय, एषः पंथः, यही एक पंथ है। पूछो। क्या किया कि अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ाया, एक तो स्कूल बंद किए और नौकरियां दी, बाबू मतलब वो साहब बन गए। तो हमारे लोग, जैसे कि अभी लक्ष्मीकांत जी ने कहा, प्रलोभन में साहब बनने के चक्कर में उन्होंने दो वर्ग कर दिए, और एक वर्ग को अनपढ़ रखने का कोशिश किया और एक वर्ग को साहब बनाया। बस ये लालच और प्रलोभन ही इसका बेस होना चाहिए मेरे ख्याल से। आज प्रश्न आए इसलिए सबका धन्यवाद। जी ताई, अभी किसी का कुछ है नहीं तो रोक लें। हाँ रोक लेंगे।